हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए टेस्ट। तो ये है 2025 का टेस्ट। इस बार इसका भी एग्जाम देना है, तो आप सभी लोग टेस्ट दीजिए। ये है टेस्ट नंबर 35। इसके पहले एक बार बना दिया गया है वीडियो, तो उसमें लगभग 29 क्वेश्चन तक कराया गया है। आज उसके आगे करेंगे। इस टेस्ट का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। जैसे इसको लिखेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर पीडीएफ, जो कोई भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन, और कोई अगर आपका प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे आगे चल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 से। तो वीडियो एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारत में वर्षा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औसत वर्षा और क्षेत्र दिया है। पहला कथन है, भारी वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक, यह दिया है ब्रह्मपुत्र घाटी। मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, यह है उत्तरी गंगा का मैदान। तीसरा है न्यून वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। तो देखिए पहला कथन इसमें कह रहा है कि 400 सेंटीमीटर ब्रह्मपुत्र घाटी। पहला कथन गलत हो जाएगा। 400 नहीं, बल्कि यहाँ पे कितना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, ये उत्तरी गंगा का मैदान, तो ये सही है। तीसरा है कि न्यून वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सही है। मतलब दो कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पवन दिया है। ये मुख्य विशेषताएं हैं। बोरा ठंडी और आर्द्र, सिराको गर्म और शुष्क, हरमट्टन ठंडी और शुष्क। कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31। स्थानीय पवनों के संदर्भ में है, बताना है, पवन है, उसके मुख्य विशेषताएं हैं। तो चलिए देखेंगे। बोरा जो है, बोरा ये क्या है? यह ठंडी और शुष्क है। ठंडी और शुष्क है। ठीक है। सिराको, तो सिराको ये गर्म और शुष्क है, ये सही है। और हरमट्टन, तो हरमट्टन ये गर्म और शुष्क है। हरमट्टन क्या है? हरमट्टन जो है गर्म और शुष्क है। ये ऐसा, ये भी दूसरे वाले में लगेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने कथन सही हुए हैं? पहला गलत है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए लगाएंगे, हो जाएगा ओनली वन। ओके। चलिए 32 नंबर देखेंगे। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे परत है, यहाँ पे मुख्य विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल, ये इसमें वायुमंडलीय द्रव्यमान का 75% भाग शामिल है। तो वही दूसरा है समताप मंडल, यह स्थिर स्थितियों के कारण हवाई यात्रा के लिए आदर्श है। और तीसरा वायुमंडल, यह अधिकांश उल्काएं कम सघन वायु के कारण ही यही जल जाती हैं। कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए देखेंगे। क्षोभ मंडल, तो इसमें वायुमंडलीय द्रव्यमान 75% भाग शामिल है। पहला कथन सही है। देखिए इसमें 75% भाग शामिल है। यह संस्तर सभी मौसम संबंधी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसी इसी में क्षोभ मंडल में ही क्या होता है, इसी में बादल, वर्षण, पवन सभी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में। वही समताप मंडल का देखते हैं। समताप मंडल तो स्थिर स्थितियों के कारण हवाई यात्रा के लिए आदर्श है, तो ये भी सही है। इसमें देखेंगे ये क्या होता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्या? इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और जो हमें हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है। चलिए बाहरी वायुमंडल, तो ये अधिकांश उल्काएं कम सघन वायु के कारण यहीं जल जाती हैं, तो बाहरी में थोड़ी नहीं चलता है। तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए यह बाहर मंडल जो होता है 85 से 600 किलोमीटर के बीच का होता है, और यह क्या होता है 85 से 600। और यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह परिक्रमा करते हैं। कार्बन रेखा 100 किलोमीटर अंतरिक्ष किनारे किनारे परिभाषित करती है। ठीक है, तो बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। स्थल एवं समुद्र समीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्थल समीर स्थल पर उच्च दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है और यह समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, स्थल समीर शीत ऋतु की रातों की तुलना में ग्रीष्म ऋतु के रातों में अधिक तीव्र होती है। और तीसरा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान समुद्र समीर सर्वाधिक तीव्र होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 33 नंबर। चलिए देखेंगे। पहला, स्थल समीर स्थल पर उच्च दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है और यह समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। पहला कथन गलत है। देखिए, दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रभावित होती है, इसलिए पहला कथन गलत है। वही दूसरा है कि स्थल समीर शीत ऋतु की रातों की तुलना में ग्रीष्म ऋतु की रातों में अधिक तीव्र होती है, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, स्थल समीर का अनुभव सामान्यतः शीत ऋतु और शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। ऐसा ठंडी रातों के कारण होता है। और तीसरा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान समुद्र समीर सर्वाधिक तीव्र होती है, तो तीसरा कथन, ये भी कथन गलत है। देखिए, समुद्री समीर की सक्रियता वर्ष भर कमोवेश बनी रहती है। हालांकि यह शीत ऋतु के टाइम में, शीत ऋतु के में सर्वाधिक प्रबल होती है और ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान यह कमजोर पड़ जाती है। तीनों के तीनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तीनों के तीनों ही कथन बिल्कुल गलत है। क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जलवाष्प द्वारा दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण और लघु तरंग सौर विकिरण दोनों को अवशोषित किया जाता है। तो वही दूसरा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प में वृद्धि होती है। और तीसरा, जलवाष्प एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करती है जो पृथ्वी को न तो अत्यधिक ठंडा होने देती है और न ही अत्यधिक गर्म। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए देखेंगे। जलवाष्प द्वारा दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण और लघु तरंग सौर विकिरण दोनों को अवशोषित किया जाता है। पहला कथन सही है। वही दूसरा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प में वृद्धि होती है, तो ये जलवाष्प में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। और तीसरा है, जलवाष्प एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करती है जो पृथ्वी को न तो अत्यधिक ठंडा होने देती है और न ही अत्यधिक गर्म। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत है, तीसरा और एक पहला सही है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। शीत वाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तब घटित होता है जब ठंडी वायु राशि का संचरण गर्म वायु राशि वाले क्षेत्र में होता है। और दूसरा है, इससे कपासी या पश्चात कपासी बादलों का विकास होता है तथा इससे तड़ित झंझा को बढ़ावा मिल सकता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर है 35। तो देखेंगे इसमें, यह तब घटित होता है जब ठंडी वायु राशि का संचरण गर्म वायु राशि वाले क्षेत्र में होता है, सही है। और दूसरा है कि इससे कपासी या पश्चात कपासी बादलों का विकास होता है और तथा इससे तड़ित झंझा को बढ़ावा मिल सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36।
पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब ठंडी और शुष्क वायु किसी पर्वत श्रेणी पर ऊपर उठती है। तो ये दूसरा है, पर्वतीय वर्षा पर्वतों के पवन विमुख भाग पर भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। और तीसरा है, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वतमाला पर्वतीय वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? तो पर्वतीय वर्षा तब होती है जब ठंडी और शुष्क वायु किसी पर्वत श्रेणी पर ऊपर उठती है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब आर्द्र वायु पर्वत श्रृंखला के सहारे ऊपर उठती है। तो ये दूसरा है, पर्वतीय वर्षा पर्वतों के पवन विमुख भाग पर भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो दूसरा कथन, ये भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, पर्वत का वह भाग जिस पर वर्षा होती है उसे पवनमुखी भाग कहा जाता है, और जबकि जिस भाग पर वर्षा नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पवन विमुख भाग या वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे कि ये देखिए, भारत का नक्शा है, तो केरल के तट से यहाँ से वर्षा होती है, तो जो ये तमिलनाडु का होता है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा होगी और जिसके इधर नहीं होगी तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वतमाला पर्वतीय वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। तो तीसरा कथन देखिए इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन, केवल एक कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्या है इसमें कि व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। और वही दूसरा है, व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रभावित होती है। और तीसरा है, व्यापारिक पवनें महासागरों की तुलना में स्थल पर अधिक प्रबल होती है। कितने सही हैं? केवल एक, या तो ओनली टू और थ्री, या ओनली वन और थ्री, या तो ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 चलिए देखेंगे। कहता है कि व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं। तो पहला कथन सही है। वही दूसरा कहता है कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रभावित होती है। दक्षिण पूर्व दिशा से, तो ये दूसरा कथन हो जाएगा गलत। दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ये दक्षिण पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। ये उत्तर पूर्व से अथवा दक्षिण पूर्व गोलार्ध में होता है ऐसा। और तीसरा है कि व्यापारिक पवनें महासागरों की तुलना में स्थल पर अधिक प्रबल होती है। तो देखिए, व्यापारिक पवनें स्थल की तुलना में महासागरों के ऊपर अधिक प्रबल होता और सुसंगत होती है। तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दाब प्रवणता वहां प्रबल होती है जहां समदाब रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं। वही दूसरा है, कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण के व्युत्क्रमणानुपाती होती है होता है। और तीसरा है, विषुवत वृत्त पर पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर प्रभावित होती है। कौन सा कथन सही है? एक और दो, एक और तीन, केवल एक, या तो दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 38। पहला बोलता है, दाब प्रवणता वहां प्रबल होती है जहां समदाब रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है। पहला कथन सही है। दूसरा है, कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरा कथन गलत है। देखिए, कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती होती है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। तीसरा है, विषुवत वृत्त पर पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर प्रभावित होती है। तो तीसरा कथन सही है। ऑप्शन क्या लगा देंगे इसमें? वन और थर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39।
समताप रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समताप रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। और दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समताप रेखाएं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। और तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं सामान्य तौर पर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अक्षांश के अधिक समानांतर होती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39। देखेंगे, समताप रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, तो पहला कथन सही है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समताप रेखाएं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, ग्रीष्म ऋतु के दौरान समताप रेखाएं भूमध्य के ऊपर ध्रुवों की ओर तथा महासागरों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर विचलित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य का तापमान जल की तुलना में अधिक तेजी से परिवर्तित होता है, जिससे क्या होता है, समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर विचलित हो जाती हैं, ध्रुवों की ओर जो होता है विचलित हो जाती हैं। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं सामान्य तौर पर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अक्षांश के अधिक समानांतर होती है, तो तीसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली टू। क्या होगा? ओनली टू हो जाएगा। चलिए, 40 नंबर है, प्राय भूगोल में प्रचलित शब्द डोल ड्रम व्यापक तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य अक्षांशों में उच्च दाब वाले क्षेत्र से, या भूमध्य रेखा के निकट शांत हवाओं वाले निम्न दाब वाले क्षेत्र से, या ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले तीव्र पवनों से, या हिंद महासागर में चक्रवाती तूफान वाली प्रणाली से? ऑप्शन बी लगा दीजिए, भूमध्य रेखा के निकट शांत हवाओं वाले निम्न दाब वाले क्षेत्र। 41 नंबर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा, आंसर देना रहेगा। यह जलवायु 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, जैसे मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय उच्च और शीत ऋतु में पछुआ पवन के प्रभाव में आते हैं। इसलिए गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु और मृदु वर्षा वाली शीत ऋतु इस जलवायु की विशेषता है। उपयुक्त परिच्छेद ये किसके बारे में वर्णन कर रहा है? ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, या आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, या भूमध्य सागरीय जलवायु, या शीतल बर्फीली वन जलवायु, किसके बारे में बात किया है? तो देखिए, यह बात किया हुआ है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में देखेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु में छोटे चौड़े पत्तों वाले वृक्ष दूर दूर तक फैले होते हैं, इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है, छाया का अभाव भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता भी है, और वही पौधे उष्ण शुष्क वायु, अत्यधिक वाष्पीकरण और लंबे समय तक सूखे के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति के पूर्ण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? पहला है, अत्यधिक संयुक्त और पतली स्तरित चट्टानें, बहुत कम वर्षा, अच्छा भूजल परिसंचरण, सतह के निकट सघन एवं घुलनशील चूना पत्थर। कितने सही हैं? 1 और 4, 1 3 4, या 2 3, या 1 2 3 4? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है। अत्यधिक संयुक्त और पतली स्तरित चट्टानें सही है। बहुत कम वर्षा, तो इसको हटा दीजिए। 2 जहाँ जहाँ था तो इसको हटा दीजिए, आपको अभी 50% का मिल गया। अब अच्छा भूजल परिसंचरण, ये सही है। सतह के निकट सघन एवं घुलनशील चूना पत्थर, ये सही है। 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा।
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त देशों में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है? देखिए मैप से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो मैं पहले कुछ देशों के नाम ले रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप इसको लगाइएगा, ठीक है? चलिए बोल रहा हूँ मैं। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवानिया, क्रोएशिया, वोसिया, हर्जेगोविना, मोंटेगोना, मोंटेनेग्रो होता है, अल्बानिया होता है, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तो ये सीमा साझा करता है भूमध्य सागर से, ठीक है? अच्छा, इसमें अभी जॉर्डन का नाम कहीं पर भी आया? जॉर्डन तो ये नहीं है, बाकी सभी है। फर्स्ट यहाँ से हटा दीजिए, फर्स्ट यहाँ से हटा दीजिए, अल्जीरिया तो है ही, तो यहाँ 4 इसमें नहीं है। ऑप्शन ए लग जाएगा, 2, 3, 4। चलिए 44 नंबर देखेंगे। और कुछ जो देश सटे हुए हैं कुछ सागर से और कुछ पर्वतों से, कौन से देश किससे नदी से लग रहे हैं, तो रेड सी से लगे हुए हैं, उन सबको भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नदी विसर्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विसर्प अप्रदन और निक्षेपण दोनों का परिणाम है। दूसरा है, विसर्प केवल पार्श्व अप्रदन के माध्यम से विकसित होते हैं। और तीसरा है, परिपक्व धाराएं विसर्प बनाने में अधिक सक्षम होती हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक और तीन, दो और तीन, या तो एक, दो, तीन। 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। विसर्प अप्रदन निक्षेपण दोनों का परिणाम है, सही है। विसर्प केवल पार्श्व अप्रदन के माध्यम से विकसित होता है, केवल। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, लंबवत अप्रदन या घाटी की गहराई के द्वारा विकसित विसर्प होता है। वही तीसरा है कि परिपक्व धाराएं विसर्प बनाने में अधिक सक्षम होती है, तो तीसरा कथन सही है। ऑप्शन बी लगा देंगे, 1 और 3rd। चलिए 45 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन जल की क्रिया के कारण होता है? तीक्ष्ण, निच्छालन, अवनालिका अपरदन, धारा तट अपरदन, घर्षण। कितने सही हैं? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5 या 1, 3, 4? क्वेश्चन नंबर 45। चलिए इसमें से घर्षण हटाइए, आंसर पाइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तीक्ष्ण, निच्छालन, अवनालिका अपरदन, धारा तट अपरदन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। स्थलीय निक्षेप वे हैं जो महाद्वीपीय समतल और ढलानों पर पाए जाते हैं, और इनमें मुख्य रूप से टूट फूट के कारण प्राप्त चट्टानी पदार्थ शामिल होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्थलीय निक्षेपों के उदाहरण हैं? गाद, चिकनी मृदा, लाल मृदा, लाल कीचड़, सिलिका युक्त तलछट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। 1, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4, 5। 46 नंबर। तो देखिए, इसमें गाद हो जाएगा, चिकनी मृदा हो जाएगा और लाल कीचड़ हो जाएगा। लाल मृदा हटा दीजिए, सिलिका युक्त तलछट हटा दीजिए। 1, 2, 4, 1, 2, 4 देखते हैं। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 47 नंबर देखेंगे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? शुष्क शीतकाल के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, या तो इसको CWG बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु मानसूनी सवाना AW, उपोष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार शुष्क शीतकाल के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, CWG, ठीक है, CWG। तो यहाँ पर सी का मतलब होता है ठंडा ग्रीष्मकाल, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और डब्लू हो जाएगा आपका शीतकालीन
शुष्क मौसम, और जी का मतलब हो जाता है गंगा प्रकार का तापमान का वार्षिक मार्च सबसे गर्म महीना संक्रांति और वर्षा ऋतु से पहले आता है। ठीक है, तो होता है CWG का मतलब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। ये वन निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ होती हैं। इन वनों में पौधे वर्ष के अधिकांश समय पर्णरहित रहते हैं, जो झाड़ीदार वनस्पति की तरह लगते हैं। यहाँ पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियाँ बबूल, बेर और जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश आदि। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का वर्णन किया जा रहा है? शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, आर्द्र पर्णपाती वन। 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48। तो ये बात किया जा रहा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 49, विश्व में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्षा सामान्यतः कम हो जाती है। और दूसरा है, 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य के क्षेत्रों में पूर्वी तटों की तुलना में पश्चिमी तटों पर अधिक वर्षा होती है। और तीसरा है, ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होती है। कितने सही हैं? एक और दो, ओनली 3, एक और 3, या तो 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 49। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्षा सामान्यतः कम हो जाती है, सही है। 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य के क्षेत्रों में पूर्वी तटों की तुलना में पश्चिमी तटों पर अधिक वर्षा होती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों? तो देखिए, भूमध्य रेखा के 35 और 40 के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी पर नहीं, पूर्वी पर होता है। और तीसरा है कि ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होती है। तो ये कथन सही है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी लगा देंगे, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्यताप इनसोलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की सतह को अधिकांश ऊर्जा लंबी तरंग दैर्ध्यों से प्राप्त होती है। दूसरा है, सतह पर प्राप्त सूर्यताप आमतौर पर समान अक्षांश पर महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होता है। तीसरा है, भूमध्य रेखा की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। और चौथा है, 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप 3 जनवरी को प्राप्त सूर्यताप से थोड़ा अधिक होता है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, भूमध्य रेखा की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सूर्यताप होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। 2 और 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 5 कांटेदार वन। देखिए, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। हरियाणा विशेषकर राजस्थान की सीमा से जो लगे क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्र विशेषकर विदर्भ क्षेत्र दक्कन के पठार वाले कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। और कर्नाटक में उत्तरी शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीजापुर साइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो सब में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी लगा देंगे इसमें, सभी के सभी कथन सही है। चलिए 52 नंबर देखेंगे। भूविक्षेपी धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये महासागरीय धाराएं हैं जो तब बनती हैं जब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से अधिक होता है। और दूसरा, भूविक्षेपी प्रवाह की दिशा समदाब रेखा के समांतर होती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो ये महासागरीय धाराएं हैं जो तब बनती हैं जब दाब प्रवणता पर बल कोरियोलिस बल से अधिक होता है। तो पहला कथन गलत है, पहला कथन इसमें गलत है।
इसमें कोरियोलिस जल प्रवाह समकोण पर होता है और जब दाब प्रवणता बल को संतुलित करता है। ठीक है। और दूसरा है कि भूविक्षेपी प्रवाह की दिशा समदाब रेखा के समानांतर होती है। तो ये सही है, ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली टू। चलिए 53 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश स्थलबद्ध हैं? उज्बेकिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। 1 3 4 5, 1 2 3 4, 3 4 5, या तो 1 2 5। 53 नंबर पूछ क्या रहा है? देश स्थलबद्ध हैं, स्थलबद्ध देश। अच्छा, इसमें देखेंगे ईरान, तो ये अर्मेनियन सी से लगा हुआ है। ठीक है। उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, सभी है। ऑप्शन ए लगा देंगे। 2 को हटा दीजिए, 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए 54 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के महासागरीय जल में उच्च सूर्यताप के कारण उच्च लवणता स्तर दर्ज होता है। और दूसरा है, महासागरों में समुद्री बर्फ के निर्माण से लवणता का स्तर कम हो जाता है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के महासागरीय जल में उच्च सूर्यताप के कारण उच्च लवणता स्तर दर्ज होता है, तो पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? तो देखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वर्षा होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत है। और दूसरा है कि महासागरों में समुद्री बर्फ के निर्माण से लवणता का स्तर कम हो जाता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के जल का वाष्पीकरण और समुद्री बर्फ का निर्माण दोनों ही समुद्र की लवणता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी। 55 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। पहला है, यह ब्रिटिश और साइबेरियाई प्रकार की जलवायु के बीच की एक मध्यवर्ती प्रकार की जलवायु है। इसमें समुद्री और महाद्वीपीय जलवायु दोनों की विशेषताएं समाहित हैं। यहाँ सर्दियाँ शीत और शुष्क तथा गर्मियाँ गर्म और आर्द्र होती हैं। सर्दियों में तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है और बर्फ काफ़ी दूरी तक गिरती है। ग्रीष्म ऋतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के समान गर्म होती है। ये तभी पूरे साल बारिश होती है, लेकिन महासागरों से आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण यहाँ ग्रीष्मकाल में विशिष्ट अधिकतम तापमान पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु अनुपस्थित है। ये परिच्छेद जो दिया गया है किस जलवायु का वर्णन कर रहा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु, आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु, या तो गर्म शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु। तो देखिए यह बात कर रहा है ऑप्शन बी में, शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के बारे में। देखिए शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु ब्रिटिश और साइबेरियाई प्रकार की जलवायु के बीच एक मध्यवर्ती प्रकार की जलवायु है। इसमें समुद्री और महाद्वीपीय दोनों जलवायु की विशेषताएं सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया था। यह अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड, मिजोरम, बिहार, झारखंड। ये बिहार की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार। चलिए 57 नंबर देखेंगे, मिलान करना है। क्षेत्रीय स्वरूप और विवरण दिया गया है। रेह एवं कल्लर, यह ऊपरी गंगा यमुना दोआब के किनारे की उच्च भूभाग है। करेवा जो है हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में निक्षेप है। और भूर, तो यह दिया है हरियाणा के क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों में लवणीय स्फुरण। तो कितने युग में सम्मिलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए रे एवं कल्लर जो होता है यह हरियाणा के शुष्क लवणी होता है स्फुरण। और एक करेवा जो होता है, करेवा तो यह हिमनद चिकनी मिट्टी का होता है। ये सही है।
चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में होता है। और भूर क्या होता है? ये ऊपरी गंगा का होता है। ठीक है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, मतलब एक कथन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 58 नंबर भी ऐसे ही है। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नदी दिया है, उद्गम दिया है, सहायक नदी दिया हुआ है। घाघरा, चाचुंगो राप्ती नदी, कृष्णा, त्र्यंबकेश्वर मूसी नदी, और महानदी दंडकारण्य बराकर नदी। कितने युग्म सुमेलित हैं? इसमें भी वैसे ही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। तो चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है ये। पहला दिया है घाघरा, माप चाचुंगो राप्ती नदी, तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा। देखिए जलोढ़, इसमें देखेंगे पहला जो है ये घाघरा का पहला कथन सही है, सॉरी, पहला सही है। ये घाघरा माप चुचांगो राप्ती का है, पहला कथन सही है। दूसरा है कृष्णा, तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर के उत्तर से होता है। ठीक है, इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर जो गोदावरी नदी का स्थल है से नहीं होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सरयू, राप्ती, सेती, शारदा, भेरी, दहावर, कुआना इत्यादि ये सब हैं। सॉरी, कृष्णा की बात हो रहा था ना, मैं घाघरा बता दिया। कृष्णा की जो बात होता है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? उसकी सहायक नदियाँ देखिए, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है, सीना है, कोयना, भीमा और मूसी है। तो मूसी नदी कृष्णा के तो हो जा रही है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? महाबलेश्वर होगा। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा महानदी देखिए यहाँ दंडकारण्य बराकर दिया हुआ है, तो ये यह दंडकारण्य से तो होता है छत्तीसगढ़। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, डब, इब है, तेल, जोंक, मांड, हसदेव आदि शामिल है। बराकर नहीं आता है। तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा देंगे, होगा ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। तो चलिए देखते हैं, पहला सही है तीनों। दूसरा में यहाँ महाबलेश्वर होगा, मूसी सही है। और महानदी में दंडकारण्य तो है, लेकिन बराकर नहीं है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, ऑप्शन ए लग जाएगा। चलिए 59 नंबर देखेंगे। मृदा के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा परिपक्व होती है और इसकी मृदा परिच्छेदिका सुविकसित होती है। और दूसरा है क्रिस्टलीय और कायांतरित शैले जैसे कि निस और कार्टाजाइट लाल मृदा के लिए जनक सामग्री के रूप में कार्य करती है। और तीसरा लेटेराइट मृदा में चूना और सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितने सही नहीं है? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, या एक दो तीन। 59 नंबर, क्वेश्चन नंबर 59 कितने सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो जलोढ़ मृदा परिपक्व होती है और इसकी मृदा परिच्छेदिका सुविकसित होती है, पहला कथन गलत है। देखिए जलोढ़ मृदा नई घाटियों, विशेषकर सिंधु गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मृदा में से एक है। हालांकि यह आमतौर पर नवीन और अपरिपक्व प्रकृति की होती हैं, क्योंकि नदियों द्वारा निरंतर अवसाद निक्षेपण के कारण सदैव मृदा का नवीकरण होता है। दूसरा है क्रिस्टलीय और कायांतरित शैलें जैसे कि नीस और कार्टाजाइट लाल मृदा के लिए जनक सामग्री के रूप में कार्य करती है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है लेटेराइट मृदा में चूना और सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड शेष रह जाते हैं, तो तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन गलत है, मतलब पहला गलत, तीसरा गलत। कितने सही नहीं है? ऑप्शन बी, वन और थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रदेश दिया हुआ है, दर्रा दिया है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, मानस दर्रा हिमाचल प्रदेश और सिपकिला उत्तराखंड। कितने सही हैं? एक, दो, तीन या चारों? क्या लगता है आपको? पहला कथन बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है। बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में और भी क्या है? दिहांग दर्रा है, यांग याप दीफू। ठीक है, और दूसरा दूसरा दिया हुआ है जेलेपला, जेलेपला सिक्किम, तो ये भी सही है। जेलेपला सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे नाथुला भी है। तीसरा है माना दर्रा, तो माना दर्रा देखिए कहाँ पे? उत्तराखंड में है।
माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और सीप किला ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे चेंज कर दिया है, ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दर्रा किसको बोलते हैं? तो देखिए, पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी शिखरों के बीच के पाए जाने वाले अंतराल संकीर्ण मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है। पर्वत अगर ऐसे है तो ये जो बीच का रास्ता है इसी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर देखेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों में अवस्थित है। यहाँ शाक भक्षी जीवों के उच्चतम घनत्व वाला पेंच टाइगर रिजर्व है। यहाँ मुख्यतः खुले वितान वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित प्राकृतिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी गतिविधि, नदी अपरदन, भूकंप। उपर्युक्त में से कौन सी भौगोलिक परिघटनाएं हिमालय से दूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? 1, 2, 3, 3 और 4, 1 और 3 या 1, 2, 3, 4? 62 नंबर। भौगोलिक परिघटनाएं हिमालय के दूनों के निर्माण में, तो ये हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी और नदी अपरदन। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पृथ्वी पर प्राचीनतम भूभागों में से एक है जिसमें प्री कैम्ब्रियन शैलें पाई जाती हैं। तो ये दूसरा है, अतीत में यह दक्कन के पठार का भाग था। और तीसरा है, राजमहल पहाड़ियाँ इसकी सबसे दक्षिणतम सीमा बनाती है। कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? 63 नंबर। तो देखेंगे, यह पृथ्वी पर प्राचीनतम भूभागों में से एक है जिसे प्री कैम्ब्रियन शैलें पाई जाती हैं, तो सही है। यह प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में से बना है जो 540 मिलियन वर्ष 540 मिलियन ईयर वर्ष से अधिक पुराना है। ठीक है। वही दूसरा है कि अतीत में यह दक्कन पठार का भाग था, तो ये भी सही है। ठीक है, जो खिसक के अभी ऊपर चढ़ता जा रहा है। और तीसरा है कि राजमहल पहाड़ियाँ इसकी सबसे दक्षिणतम सीमा बनाती है, तो ये गलत है। देखिए, छोटा नागपुर के उत्तर में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो अपने जीवाश्म भंडार, पुष्प विविधता, जीविती और पौधों के विकास की समृद्धि से संबंध होता है, कारण अधिक महत्वपूर्ण है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 64 नंबर। कयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोंकण तट की अद्वितीय विशेषताएं हैं। दूसरा है, पुन्नमदा कयाल में प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली नौका दौड़ आयोजित की जाती है। तीसरा है, कुटनाड क्षेत्र के कयाल में समुद्र तल से नीचे की खेती की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64। तो यह कोंकण तट की अद्वितीय विशेषताएं हैं। पहला कथन गलत है, यह कोंकण तट के बजाय मालाबार तट की एक अद्वितीय विशेषताएं हैं। वही दूसरा है, पुन्नमदा कयाल में प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी इसको बल्लम कली नौका दौड़ आयोजित की जाती है। तो दूसरा कथन ये सही है। और तीसरा है कि कटनार क्षेत्र के कयाल में समुद्र तट तल से नीचे की खेती को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो मतलब लगा देंगे सब, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3, पहला हटा देंगे यहाँ से, पहला यहाँ से भी हट जाएगा। तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेस्ट नंबर ये 35 है। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम जुड़ जाइए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिख देंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जो भी वीडियो आना होता है वो टेलीग्राम पे भेजा जाता है, जो भी PDF होता है वो टेलीग्राम भेजा जाता है। आपका अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी क्वेश्चन में,
नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं, आपको उसको सॉल्यूशन वहाँ पे कराया जाता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वीडियो, थोड़ा-सा वीडियो में अपने फीडबैक दिया करिए, कमेंट किया करिए, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।